हैं आज के मेहमान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री कालीनाथ मिश्रा, देश के जाने माने अग्रणी तबला वादक। कालीनाथ मिश्रा जी का और आपका स्वागत करती हूं मैं नीलम मलकानिया। एक रोचक बातचीत हम सबका इंतजार कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत तबले की थोड़ी सी धुन के साथ। कालीनाथ मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। हमने जैसा कि कहा कि आपके परिचय में हम बहुत थोड़ा बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हम जानना चाहेंगे आप ही से। जब आप हमारे समक्ष हैं यहाँ पर, तो क्यों ना हम आपसे आपकी यात्रा के बारे में पूछें। तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताऊं कि आपने बहुत छोटी उम्र में तबला वादन शुरू कर दिया था जी। तो संगीत से ये जुड़ाव आपका इतनी कम उम्र में कैसे हुआ, ये बताएं। पहले तो मैं दिल्ली आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे संगीत विरासत में मिला, संगीत परिवार में मिला, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ, जिसमें वहाँ एक से एक दिग्गज कलाकार रहे जी। उस समय मेरे पिता का नाम बहुत अमर था, विद्वान पंडित राखाल मिश्र। मैं उनका 8वां संतान हूँ। कहते हैं कि संगीत परिवार की बात करता हूँ कि जब संगीत परिवार में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हैं जी। चाहे वो तबला हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत का कोई भी विधा हो, इंस्ट्रूमेंटल हो। तो कहते हैं कि उसी हिसाब से बच्चा। और मेरे गुरु पंडित किशन महाराज जी का एक शब्द है कि अगर म्यूजिक सुनाओ तो अच्छा सुनाओ। तो मेरे पापा हमेशा मम्मी को लेके जाते थे, और मैं जब पैदा हुआ तो कहते हैं कि पापा गाना गाते थे तो मैं ताल में पैर फेंकता था। अच्छा, तो ये मुझे पता नहीं, मेरे पापा ने कहा। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। 4.5 साल का उम्र था मेरा, और मेरे प्रथम गुरु रहे पंडित शंभुनाथ मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई हैं। उनसे मुझे तबले का शुरुआत किया मैंने, और वहीं से मेरी साधना शुरू हुई। और धीरे धीरे करते करते उन्होंने विधिवत मुझे सिखाया, जैसे गुरु एक शिक्षा देता है। और डरता भी था क्योंकि बड़े भाई भी थे, और हमारे बड़े भाई गाना गाते हैं, एक बहन गाना गाती है। मेरे पिताजी गाना सिखाते थे, लेकिन ताल की तरफ मेरा हमेशा ध्यान जाता था। तो पिताजी बड़े नाराज हुए कि शंभुनाथ, लग रहा है कि ये गाना नहीं गाएगा, ये तबला बजाएगा। एक जमाने में छोटा डिब्बा आता था जिसमें बच्चा बना रहता था, दूध का पाउडर का डिब्बा जी। तो भैया ने मुझे लाके दिया, और उसी पे मैं बजाना शुरू किया जब वो गाना गाते थे। तो जी, ये एक छोटी सी उम्र थी, 4.5 साल की उम्र था। तो वहीं से मुझे लगन लगी, और फिर 5-5.5 साल का हुआ तो छोटा तबला लाके दिए, और धाधा तिट्टी धाधा तुन्ना, तबले का सबसे प्रथम भाषा है धाधा तिट्टी धाधा तुन्ना, ताता तिट्टी धाधा धिन्ना। वहां से मेरी शुरुआत हुई जी। अभी आपने बताया कि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत पहले से था, तो ये कहा जाता है कि अगर विरासत में संगीत मिल रहा है तो ये तो ऊपर वाले की जो है वो कृपा है ही। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि जब आपके परिवार में पहले से ही जाने माने कलाकार हों तो शुरुआत करना थोड़ा सरल भी हो जाता है, और जीवन में संघर्ष भी थोड़ा कम रहता है। तो इसमें कई बार पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या है कि एक तो उस समय शिष्य बहुत कम हुआ करते थे जी। लेकिन पहले माता पिता अपने बच्चों को पहले आगे बुलाते थे, और उनका सुबह शाम ये नृत्य का काम था कि 2 घंटा 1 घंटा सुबह रियाज करो, शाम को रियाज करो। फिर वहां से संगीत की भाषा जब बढ़ती थी, संगीत का प्रचार होता था, तो 2-4 जो पास पड़ोस के लोग यहाँ संगीत सीखने आ जाते थे। लेकिन संगीत सिखाने में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो मुझे पुत्र को देना है वही मुझे शिष्य को देना है, और जो मुझे शिष्य को देना है वही पुत्र को देना है। अब लेने वाला कितना तेज है, शागिर्द है या पुत्र है, वो उस पर डिपेंड करता है जी। लेकिन मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, मैं विधिवत करता रहा। और स्कूल की तरफ से हर जगह मैं बजाने के लिए जाता था। मेरे बड़े भाई हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा, बहुत अच्छा गाते थे, और पापा उन्हें गाना सिखाते थे, तो मैं उनके साथ ठेका देता था। तो करते करते हम लोगों की प्रचार इतनी शुरू हो गई कि हम दोनों लोगों का नाम प्रचार होने लगा यूपी बिहार में और मध्य प्रदेश में कि भोलानाथ कालीनाथ, भोलानाथ कालीनाथ। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। हाँ, रियाज के लिए बहुत मार खाया हूँ जी। प्रैक्टिस तो ये आजकल का शब्द हो गया इंग्लिश, लेकिन रियाज किया कि नहीं किया तो भैया से बोलता था हाँ, और रियाज 1 घंटा कर लेंगे तब खाना मिलेगा जी। यानी सख्ती भी थी परिवार में, और वो डर जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हमने गुरु परंपरा के हिसाब से सीखा जी। ये नहीं कि कभी भी बैठ गए कभी भी आ गए, क्योंकि भैया तो घर पे ही थे, लेकिन उनका नियम था कि सुबह 6 से 7 रियाज करोगे, फिर शाम को 7 से 8:30
जी। तो रियाज करने से मेरे ख्याल से मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, जितना संघर्ष किया रियाज में किया। जी कालीनाथ मिश्रा जी, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी पसंद का कोई गीत मैं अपने श्रोताओं को सुनवाऊं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांधा 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सगरे मग पम द पनि द सनि सारे सनि द पम प द नि सारे सनि द पम प ग म द प ग म रे स, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनि द पम प द प ग म रे स नि रे सा सा द ग म थ द नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे, ओधे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, धा तिरिकिट तक तुम तिरिकिट तक तिरिकिट ता धा ने नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना। अभी बातचीत में आपने बताया कि आप घर में सबसे छोटे हैं, तो ऐसे में बचपन में क्या शैतानियां होती थी और किस तरह से जो बड़े भाई बहन थे वो आपको डांट लगाते थे? नीलम जी, मेरे बड़े भाई का नाम बहुत फेमस है बंगाल में, पंडित दीनानाथ मिश्रा जी। अब मैं पहले भाई का नाम बता दूं, पंडित दीनानाथ मिश्रा गायक,
जो मेरे प्रथम गुरु रहे पंडित शंभुनाथ मिश्रा, वो तबला के बड़े विद्वान पुरुष रहे और गाना भी गाते थे। उनसे मैंने पूरा विधिवत शिक्षा लिया। फिर जो उनसे छोटे भाई हैं सारनाथ मिश्रा, वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका म्यूजिक टीचर का स्कूल में जॉब लग गया। फिर जो मेरे छोटे भाई हैं पशुपतिनाथ मिश्रा, उनका भी बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। इनको संगीत का शिक्षा कम लेना पड़ा, जबकि बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। भोलानाथ जी विधिवत अपने भाई के पास सीख रहे थे, बड़े भैया से, और पापा इनको सिखाते थे। तो इनका विधिवत शिक्षा हो रही थी और मुझे सर्विस करना नहीं था। और 2 बहनें हैं हमारी, माधुरी मिश्रा और उर्मिला मिश्रा। तो मैं अपने पिता का 8वां संतान हूँ जी। तो वैसे भी मैं बहुत लाडला था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत तेज था। मैं पढ़ाई लिख, क्योंकि भैया से डरते थे, उन्होंने समय बांध दिया था कि इस समय खेलोगे, और खेलने में उस समय टीवी वगैरह नहीं हुआ करता। तो एक छोटी छोटी गोटी आती है उंगली से खेलने के लिए, कंचे जिसे बोलते हैं। हाँ, वो हम लोग खेलते थे। जी। और मुझे याद है कि मैं 6 साल का था, तो किसी ने मार दिया था तो मेरी उंगली सूज गई थी। तो भैया हमारे ये नहीं पूछे कि क्यों खेले, आए घर पे और 5-7 थप्पड़ लगाया। उंगली तुम्हारा सूज गया तो रियाज कैसे करोगे, उनको इसका चिंता था कि रियाज कैसे करोगे। फिर मैंने थोड़ा खेला कम किया और पढ़ाई पे और तबले पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैंने वहीं से सोच लिया था जी अपना जिंदगी यही बनाना है, तबला। जी। तो पहली प्रस्तुति कौन सी रही जो दर्शकों के सामने थी विधिवत रूप से? मैं 7 साल का था, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा 1 साल जी। तो मेरे भैया वहाँ पे टीचर थे, पंडित सारनाथ मिश्रा जी। तो अब देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे कुछ जब त्योहार आता है तो उसमें बच्चों को गाना वगैरह गवाते हैं, जो जिस विधा में है, नृत्य भी कराते हैं। तो उसमें पूरे स्कूल में 2 ही तबला वादक थे। तो मैं प्रथम रहा हमेशा। मैंने कहा ना कि मुझे विरासत मिला है, और मुझे आगे भागने की हमेशा इच्छा रहती थी कि मेरी तारीफ हो, मेरे तबले की तारीफ हो। ऐसे में ये मौका भी कि मैं बड़े भाई बहनों को प्रभावित करूं और स्कूल के बच्चों को, स्कूल को टीचर को प्रभावित करूं कि मैं जब आऊं तो कैसे हो कालीनाथ जी, मैम ठीक हूँ। वहां बजाया, 7 साल की उम्र था, और जितनी पब्लिक थी, जितने स्कूल के बच्चे थे, मतलब उनका ध्यान आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छा तबला वादक है। तो उस समय जो प्रभावित हुआ मैं बच्चों से, टीचर से, तो मेरा मनोबल बहुत अच्छा बढ़ गया। फिर मैं और झुकाव तबले की तरफ कर दिया। जहाँ 1.5 घंटा रियाज करना था, वहाँ 2-3 बार 1.5 घंटा लेके बैठ जाते थे। तो 7 साल की उम्र में पहला परफॉर्मेंस दिया मैं जी। और एक बात और बताना चाहेंगे, 12 साल की उम्र में स्कूल की तरफ से गया मैं। 6-7 स्कूल के बच्चे गए। भोलानाथ जी भी थे गाने में, तबले में था, लखनऊ में जी। वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। तीसरे दिन मेरा तबला था और मैंने एक 3 दर्जे का पराल बजाया और उठान बजाया, क्योंकि भैया सिखाते थे जी, ऐसे बजाना और ऐसे बैठना। मतलब बजाने गाने में हमारी बैठने की स्टाइल, बैठने का मनोबल, बोल कितना जोर से बोलना चाहिए, कितना सॉफ्ट बोलना चाहिए, कब कहाँ हमें फोर्स देना है बोल में। वहां जब पढ़न किया और पढ़न करके बजाया तो हमारे भारत के तबले के उन्हें जादूगर कहा करते हैं जी। और पता लगा कि मेरे चाचा लगते थे, लेकिन मैं बच्चा था। पंडित शामता प्रसाद जी, जिनका नाम है गुदई महाराज, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया जी। और उसके बाद से तो फिर मेरी गाड़ी जो दौड़ी है तो अभी भी चल रही है, अच्छे से चल रही है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही जी। तो बहुत ही छोटी उम्र में आपने गोल्ड मेडल कमा लिया था। जैसे अभी बातचीत में आपने बताया कि बैठने की जो शैली है, जो तरीका है तबला वादन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो रियाज करते हैं तब, और जब प्रस्तुति होती है तब भी बहुत देर तक बैठना पड़ता है और बार बार अपने बैठने के तरीकों को बदल भी नहीं सकते। तो ऐसे में फिटनेस का क्या रोल है? देखिए क्या है कि ये सबसे बड़ा हमारा आसन है बैठने का, चाहे गायन हो चाहे वादन हो। जब 9-10 साल का था तो हमारे गांव में हरिहरपुर में शादी हुई थी, जिसमें हमारे भारत के महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी, जो अभी नहीं रहे जी, उनका नृत्य का कार्यक्रम था और तबले में आए थे पंडित किशन महाराज जी। उनका जो मैंने बैठने का तरीका देखा, वज्र आसन कहते हैं जी, घुटने को मोड़ के। तो मैंने देखा कि वो 3 घंटा तबला बजा और वैसे ही बैठे थे। तो मैंने कहा कि इनके घुटने में दर्द नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि दीक्षा शिक्षा परीक्षा, ये संगीत की बड़ी अच्छी भाषा है। दीक्षा शिक्षा और फिर परखना। तो मैंने उसका रियाज किया। तो मैंने पूछा कि अच्छा, बड़े भाग्यवान थे नीलम जी की वो मेरे चाचा लगते थे जी। जब उन्हें पता लगा कि मैं राखाल जी का बेटा हूँ तो बोले बेटा तुम हमारे भतीजे लगोगे। और हमारे पिताजी का बड़ा नाम था, पिताजी को बहुत मानते थे। तो मैंने कहा चाचा जी आप ऐसे बैठते तो आपके पैर में दर्द नहीं होता है? तो बोले बेटा इसको कहते हैं वज्र आसन। इसमें जब बैठोगे तो एक शरीर का जो ताकत है वो तुमको पूरा तबले में बड़े आराम से मिलेगा। तो मैंने भी रियाज किया, उसका प्रैक्टिस किया। 2-4 महीने के बाद मैं उसी आसन में बैठता था जी, और 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रियाज करता था उसी आसन में बैठ के।
वज्रासन में, तो वो तो बहुत बड़ा वर्जिश है। वज्रासन के लिए कहा जाता है कि वो शरीर को भी वज्र के समान बना देता है। उसका नाम ही है वज्रासन जी। तो वो आसन ऐसा है कि मेरे ख्याल से उस समय ये जिम वगैरह नहीं होते थे, अखाड़े में जाओ, पहलवानी करो, और वो सबसे बड़ा आसन है जी। बहुत रोचक बातचीत आपसे चल रही है, ये बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक हम लेते हैं, म्यूजिक के लिए रुकते हैं। बताइए आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमें सुनवा रहे हैं? एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन अधिक अधिक ना महबूबा। हाँ जी। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा,
संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और जो कला है उसके साथ साथ आर्थिक पक्ष भी जुड़ जाता है। तो कभी भी आपको परिवार को आगे ले जाने में कभी कोई दिक्कत आई? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं तबला वादन न करता, कुछ और करता? कभी मन में ये ख्याल आया? पहली बात तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ईश्वर से मैं रोज ही प्रार्थना करता हूँ। मैं माँ का बहुत भक्त हूँ, मुझे माँ अच्छी लगती थी। मेरी अपनी मम्मी को भी प्यार करता था, रोज सुबह पैर छूता था पापा का, लेकिन माँ को बहुत प्यार करता था। तो वहीं से मेरा लिंक हुआ माँ दुर्गा जी। मेरे पापा एक जमींदार भी कहलाते थे। हमारे गांव में बहुत खेत है, कहीं सर्विस नहीं करते थे पिताजी जी। जब वो कहीं गाने बजाने में जाते थे तो उस समय पैसे कम मिलते थे, असरफियां मिलती थी जी। भाई इनको इतना असरफी दे दो, इनको इतने पैसे दे दो। तो मुझे वो समय याद है कि 2 रुपया मुझे मिलता था घूमने के लिए। तो उस 2 रुपए में मैं 1 रुपया खर्चा करता था, 1 रुपया लाके माँ के हाथ में दे देता। तो मुझे लगता है कि मुझे कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि भैया थे, भाभी थी, माँ थी, तो मैं पढ़ाई करता था। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जैसे ही मेरा 10th क्लास हुआ तो मुझे पढ़ाई में मेरा रुचि थोड़ा कम हो गया। तबले में मुझे वाहवाही मिलती थी। तो मैंने पापा से कहा कि पापा हमको पूरी तरह से तबला सीखना है। और भैया विद्वान तो थे ही, लेकिन कहते ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो उसमें क्या हो गया नीलम जी कि भैया ने कहा कि भाई मेरे पास जितना विद्वता थी मैं उसको दे रहा हूँ। मेरे बहनोई हैं, वो बड़े विद्वान पुरुष हैं, अभी भी है वो, बनारस के हैं वो, लेकिन बम्बई में रहते थे वो। हमारी बड़ी बहन बम्बई रहती हैं, पंडित मदन मिश्रा जी। तो पिताजी उनके तबले को बहुत पसंद करते थे और वो बजाते भी बहुत क्योंकि अपने बाबा से उन्होंने सीखा बनारस में अच्छी तरह से। तो भैया ने कहा कि मैं काम करता हूँ, अब अगर इनको सिखाना है तो ऐसे नहीं कि हाँ चलो जाओ बहनोई के पास और सीखो, बकायदे इनको बुलाए। मदन जी आप आजमगढ़ आइए, पंडित को बुलाया और सबके सामने। बट ये मेरे भाई का बहुत बड़प्पन था कि अपने शिष्य को तैयार करने में ये मैं हो जाऊंगा तो आंख भर जाएगा। बड़ा मुश्किल चीज है नीलम जी कि एक तैयार बच्चे को, पौधे को मेरे भैया ने अपने बहनोई के पास सौंप दिया जी। उन्होंने कहा कि मदन जी ये घर का 8वां पुत्र है, मेरा लाडला है ये। मैं चाहूंगा कि इसे विधिवत तबला सिखाओ जी। तो बोले ठीक है। तो हम 79 में बम्बई आ गए, गंडा बंधन शागिर्द बने उनका हम। और फिर वहां भी हमारी चर्चा चलती रही, लेकिन वहीं से मेरा 2-4 जगह किसी के यहाँ जाके सिखाने लगा। किसी सितार के साथ, गाने के साथ, वायलिन के साथ या नाच के साथ बजाने लगा, तो मुझे थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। तो मुझे थोड़ा सा उसका भी लालच हुआ। जब भी भैया, उस समय कहाँ मोबाइल था, चिट्ठी लिखी जाती थी जी। तो डांटते थे, बोलते थे कि मदन जी हम कमाने के लिए नहीं भेजे, हमारे पास यहाँ कमाने का जरिया बहुत है, उसको तबला प्लेयर बनाना है। तो मेरे दिमाग में वही था। तो कमाता था, इतना कमाता था कि ठीक है हम अपना कहीं भी चले जाएं, किसी से मांगे नहीं जी। तो ये विद्वता भी चलती रही, सीखना भी चलता रहा, लेकिन हमें कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई जी। यानी आपने तबले को जितना समय दिया, तबले ने भी आपको बहुत कुछ दिया। तो अभी जैसे जिक्र किया आपने कि आपने अन्य प्रस्तुतियों में भी संगत के तौर पर तबला बहुत बजाया है। तो हम जैसे जानते हैं कि बेली डांस हुआ, भरतनाट्यम डांस हुआ, ओडिसी, तो अन्य जो नृत्य शैलियां हैं उनमें आपने संगत की है तबले से, और देश के प्रख्यात कलाकारों के साथ में आपने संगत की। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि जब एक सोलो प्रेजेंटेशन होती है, आप एकल कलाकार के रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं, और जब संगत कलाकार के रूप में प्रस्तुति देते हैं, क्या अंतर है दोनों में? ऐसा है कि जहाँ हम जिस गांव में रहते थे जब 79 के पहले, वहाँ गिने चुने लोग रहते थे। घर में गए, रियाज करवाए, चले आए। लेकिन जब हम बम्बई आए 79 में, तो नीलम जी मैं उस शहर को माँ, गुरु, भगवान सब मानता हूँ कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया जी। किसी प्रकार का मुझे पाने में कभी कमी महसूस नहीं हुई, न मुझे कोई दिक्कत हुई। वहाँ आए 79 में, जीजा जी के पास रहते थे, सीखते थे, रियाज करते थे। जीजा जी बोले कि चले जाओ एक क्लास कर लो, मैं थक गया हूँ तो जाके क्लास, क्योंकि मुझे तो उसकी लालच थी कि मैं कलाकार से मिलूंगा। हम सबसे पहले गए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के घर जी।
हफ्ते में 3 बार जाते थे, उनके साथ ठेका लगाते थे। फिर करते करते अरविंद पारिक जी के यहाँ गए, जो उस्ताद विलायत खान साहब के शिष्य हैं। वहां मुझे विलायत खान साहब से मुलाकात हुई, ये 84 की बातें हैं। फिर पंडित कार्तिक कुमार जी से मुलाकात हुई, ऐसे करते करते सितारा देवी से मुलाकात हुई, सुनैना जी से, मतलब यहाँ तक कि हर कलाकार से मुझे मिलना हुआ। रियाज करते थे रात को, क्योंकि दिन में इनके पास जाके रियाज करते थे, वो हमारे साथ बैठ के रियाज करते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब बड़ा आराम से मिल गया, मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ी जी। कि उनके यहाँ जाने के लिए मुझे नहीं मिल रहा है, आज मत आओ कल आओ, क्योंकि उनको भी लालच सही था कि यार कालीनाथ आएगा तो 2 घंटा रियाज करेंगे जी। और मुझे लालच था कि उनके पास जाऊंगा, रियाज करते थे, फिर रात को मैं अपना रियाज करता था 9-10 बजे से लेकर 2-2.5 घंटा 3 घंटा। तो हर कलाकार को मुझे मिलने के लिए कहीं परेशानी नहीं हुई। तो ये भगवान की, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था जी। और अंतर क्या है जब अकेले प्रस्तुति देते हैं और किसी कलाकार के साथ? उसमें क्या है, तबला प्लेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जब पेपर में लिखती हैं तो हमारे बारे में लिखेंगे तो उस हिसाब से लिखेंगे, अगर उस्ताद जाकिर भाई के लिए लिखेंगे तो और अलग लिखेंगे जी। अमिताभ बच्चन के लिखेंगे तो और अलग लिखेंगे। ये मैंने गुरु जी से सीखा था, पंडित किशन महाराज जी से, कि बेटा चारों पट का तबलिया बनना। ये नहीं कि सिर्फ गाने के साथ बजा रहे हो तो दूसरा वाला तुमको नहीं बुलाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं बुलाएगा कि अरे नहीं वो तो सिर्फ गाने के साथ बजाते हैं। उसी तरह से सोलो का भी है कि तबला कब कितना बोलना चाहिए, किसके साथ कितना बोलना चाहिए। जब आपने इशारा किया सारंगी के साथ तो छोटा सा एक झलक दिखा के, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में फुलझड़ी, कि छोटी सी झलक दिखा के फिर अपने ठेके पे आ गए, ताकि हम उन्हें डिस्टर्ब न करें। तो मुझे लगता है कि तबला सोलो जब हम करते हैं तो उसमें मैं शेर की तरह बैठता हूँ, बातचीत भी करूंगा, कुछ बातें पढ़ के बताऊंगा। लेकिन अगर मैं नाच के साथ बजाता हूँ तो वहां दोनों चीज की जरूरत है, एक दिमाग जी और एक रियाज। दिमाग की बात ऐसा है नीलम जी कि वो नाच जो करने वाला है वो बोल पढ़ के चला गया, अब हमें उसे ही बजाना है, तो इतना बड़ा बोल हम कैसे याद रखेंगे। तो दिमाग को यूज करना है कि कितने हिसाब से बोले थे वो, उसी हिसाब से मुझे बोल को बजाना है। इंस्ट्रूमेंट एकदम अलग हो गया, बांसुरी का चलन अलग है, सितार का चलन अलग है, सरूद का चलन अलग है। मैं जाके रियाज करता था कि मैं कहाँ कितना बजाऊंगा, ताकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे वाहवाही लुटने की बड़ी शुरू से क्षमता रही। तो सरूद के साथ बजा रहा हूँ तो अरे वाह कालीनाथ बहुत सुंदर ठेका दे रहे हो, तो मेरा मनोबल बढ़ता था। अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने ये नहीं कहा होगा इतनी बड़ी उम्र में मेरे कि यार तुम बहुत लाउड बजा रहे हो, थोड़ा सा मीठा बजाओ, कभी किसी ने नहीं। यानी जो दूसरे वाद्य यंत्र हैं उन पर हावी ना हो जाए। ना एकदम नहीं। अगर उनका साउंड 80% है तो मेरा साउंड कम से कम 50, 55, 60 होना चाहिए जी। ये नहीं कि 80 है तो मैं 82 हो गया हूँ। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि भारत का मैं एक ऐसा तबला वादक हूँ कि कथक के साथ 40-45 साल हो गया मुझे बजाते, लेकिन उस कथक के साथ साथ मुझे और भी अनुभव रहा कि बैली के साथ कैसे बजाते हैं, भरतनाट्यम के साथ कैसे बजाते हैं। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और मैं सबके साथ घुल मिल गया अपने तबले को लेके। अच्छा, कभी आपका मन किया कि आप तबले के अलावा कोई और वाद्य यंत्र भी बजाएं? नहीं, कभी मन तो नहीं हुआ। गाने का मैंने कहा था कि गाना मेरे दिमाग में बहुत है, क्योंकि पापा गाते थे, मम्मी गाती थी, नाना नानी गाते थे, भैया जब गा के आते थे उनके साथ उनकी वाहवाही मिलती थी, तो गुनगुनाना मेरा एक आदत पड़ गया। लेकिन बम्बई शहर में मैं जब नाच के साथ जब रियाज करवाता हूँ तो उनके साथ ठुमरी गाता हूँ, उनके साथ वंदना गाता हूँ, उनके साथ तराना गाता हूँ, तो मेरा एक गुनगुनाने का आदत है, तो गाने का शौक है। तो जब गाने की बात चली है मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए। मुझे पुराने गाने फिल्मों के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पापा की एक बंदिश जरूर सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। नैन बान तान तान तगी तगी मारी रे नटवर छेला, नैन बान तान तान तगी तगी मार, वो मारी के जो तान जाते थे, मारी रे नटवर छेला नैन बान। तो ये बंदिशें हैं, लेकिन फिल्मों के गाने में मुझे लता जी बहुत अच्छी लगती हैं। 2-3 गाना मैं बड़ा अच्छा गुनगुनाता था। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, हो तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने अर्पण किया परदेस जाके। तो पुराने पुराने गाने सुनने की आदत बहुत ही मीठा आपने गाया और हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी यही गीत अब सुनवा रहे हैं जी।
गाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी आपकी संगीत यात्रा के बारे में और बहुत ही अच्छे अनुभव आप हमसे साझा कर रहे थे जी। तो ये बताएं कालीनाथ मिश्रा जी कि आपने देश में तो बहुत सारी प्रस्तुतियां दी ही हैं, लेकिन साथ ही विदेशों में भी आपकी प्रस्तुतियों का डंका बजा है, संगीत प्रेमियों को आपने मंत्रमुग्ध किया है। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमारात, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, बहुत सारे नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। क्या अंतर रहता है जब आप भारत में प्रस्तुति देते हैं और विदेश में देते हैं? जब मैं पहली बार गया अमेरिका जी 92 में, तो वहाँ का माहौल और भारत में हमारे नीलम जी ऐसा है कि जब कोई चीज बीच में अच्छा लगता है, जैसे कोई तान मारा जोर से, तो पब्लिक तर 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 ताली बजाती है। तबले का कुछ तिरकिट तिरकिट बजाया तो ताली बजती है, डांसर ने धुआंधार किया। अमेरिका जब हम गए जी पंडित राकेश चौरसिया, पंडित रूपक कुलकर्णी जी के साथ, तो वहाँ 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम था। इतना टुकड़ा, इतना तिहाई बजाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मेरा तबला इनको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ का नियम जो है मैं बताना चाहूंगा कि बीच में कोई ताली नहीं बजाता है जी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, वहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है और कम से कम 4-5 मिनट वो ताली बंद ही नहीं होता है जी। तो इतना अच्छा लगा मुझे। तो जाके मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा सर, बोले सर यहाँ बीच में कोई ताली नहीं बजाएगा। अगर 6:30 बजे प्रोग्राम है तो 6:20 को गेट खुलेगा, 6:28 पे सारी पब्लिक पैक हो जाएगी, 6:30 पे हमारा मंच पे आना होता है। यानी जो ऑडियंस है और जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह अनुशासित रहता है जी। और बहुत ध्यान से सुनते हैं नीलम जी, बड़ी विधिवत सुनते हैं म्यूजिक को। उसके बाद से तो विदेशों में मैं इतने बार गया, सब जगह भगवान की कृपा से वाहवाही मुझे मिली, अच्छा लगा मुझे जी। सिर्फ वाहवाही नहीं, आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जिनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। स्वर साधना समिति अवार्ड आपको मिला, सुर सिंगार संसद तालमणि सम्मान आपको मिला, कला भूषण, कला रत्न, किंग ऑफ तबला, भारत गौरव, ये सब सम्मान पुरस्कार आपके नाम हुए। नालंदा कनक नर्तन पुरस्कार, साथ ही द आर्ट ऑफ लिविंग कला सारथी सम्मान, उत्तर भारतीय महासंघ और साहित्य गंगा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी आपको मिला। ये बताइए कि जब पुरस्कार मिलते हैं, जब सम्मान मिलते हैं, तो क्या लगता है कि कलाकार ने जो पिछली मेहनत की है वो सब बदले में मिल गई या जिम्मेदारी और बढ़ गई? क्या लगता है? मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जी, क्योंकि अवार्ड मिलने से हमारा तबला दुगुना चौगुना नहीं हो जाएगा, तबला वही रहेगा। लेकिन हमें मिलता क्यों है ये अवार्ड? कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि इनकी इतनी अच्छी साधना है, इन्होंने इतना देर तक बजाया, तो मुझे लगता है कि इन्हें इस मान सम्मान से इन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो वो मुझे नहीं करते हैं वो जो मैंने बजाया, जो वादन मेरे साथ है, जो मैं वादन शैली कर रहा हूँ, उस वादन को मिलता है। फिर मेरा उसके नाम पे कि हाँ कालीनाथ मिश्रा ने तबला बजाया, जब वो मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को याद करता हूँ जी। अगर गुरु ने मुझे अच्छा शिक्षा नहीं दी होती, साधना तो होता ही है, वरना मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता जी। तो ये सम्मान मिलने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं इस बातचीत में। आज आप स्वयं भी गुरु हैं। युवा पीढ़ी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपके शिष्य हैं। क्या अंतर आप पाते हैं जब आप शिष्य के तौर पर संगीत सीखते थे और जब आज की युवा पीढ़ी सीखती है? तो गुरु शिष्य के रिश्ते में क्या कुछ बदलाव भी आया है? बदलाव तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिष्य एक पुत्र बन के आता है। लेकिन थोड़ा सा ये कि पहले जमाने में और आज के जमाने में इतना फर्क हुआ है कि पहले प्रणाम करते थे, अभी हाय की थोड़ी चर्चा हो गई है। पहले चिट्ठियां लिखते थे, अभी मोबाइल का चर्चा हो गया। लेकिन जब हम शिक्षा देते हैं तो वो मेरा शागिर्द हो या चाहे मेरा पुत्र हो, मुझे दोनों का बराबर का वो देना है, क्योंकि वो भी मेरा पुत्र ही बन के आया है जी। और हर गुरु को अपने शागिर्द को पुत्र की तरह ही देखना चाहिए। और कितना सीख सकता है, उसके दिमाग में कितना जा सकता है, वो हमें उसको उतना देना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत दे दिए तो पता लगा वो परेशान हो गया। पैसा सबको कमाना है जी, सबको अपनी फैमिली चलानी है, तो मैं सबको कहता हूँ कि बेटा कमाओ, लेकिन रियाज ध्यान रखो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन दौलत है। ये अभी रियाज कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, वरना शादी ब्याह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती, फिर उसमें कम हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप को उस जगह खड़ा करता हूँ अगर जी, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मेरी पत्नी आशा है, अगर मैं 4 दिन रियाज न करूं जी, 91 में शादी हुई, उस समय से लेकर आज तक तो बोलती है कि आजकल आप रियाज नहीं करते हैं।
जी, आप तो बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स जो हैं और फिल्मों से भी जुड़े रहे, और मैं जरूर बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, इनके जो म्यूजिक एल्बम्स थे उनमें भी श्री कालीनाथ मिश्रा जी ने तबला वादन किया है, शिरकत की है। कैसा अनुभव ये रहा जब मंच प्रस्तुति होती है और जब आप रिकॉर्डिंग के दौरान बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो क्या अनुभव रहा? मीनाक्षी शेषाद्री, आपको पता होगा कि बहुत अच्छी डांसर है वो जी। उन्होंने पंडित दुर्गाराज जी से कथक भी सीखा है और भरतनाट्यम डांसर है वो। तो हमारी पहली मुलाकात हुई 1983-84 में, तो उनको करीब से कभी देखा नहीं, लेकिन एक डांसर हुआ करते थे, अभी वो नहीं है, बड़े यंग में चले गए, बीरेश्वर गौतम जी। तो कथक और भरतनाट्यम का जुगलबंदी ऐसे करके तो मैं बीरेश्वर के साथ गया, तो मेरी मीनाक्षी से वहां चर्चा हुई, और जब तक मीनाक्षी रियाज की 3 घंटा 4 घंटा, मैं मंच से उठा ही नहीं उस जगह से जी। तब उन्हें लगा कि कालीनाथ जी, आपको लग रहा है कि संगीत से बहुत प्यार है। मैंने कहा प्यार नहीं है, ये मेरा जीवन है जी। तो वहां मीनाक्षी से बात हुई, तो उसके बाद कई प्रोग्राम हमने साथ में किए। फिर करते करते हेमा मालिनी से मुलाकात हुई, तो हेमा जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और रहा माधुरी का सवाल, तो 2007 से माधुरी से मेरी मुलाकात हुई, माधुरी दीक्षित जी से जी। बहुत ग्रेसफुल डांसर है वो। उनके घर पे आना जाना, एक मैंने एल्बम बनाया था उनका, उनकी बहन रहती है रूपा जी अमेरिका में, वहां एल्बम बनाया। तो माधुरी जी से मेरी ऐसी दोस्ती हुई, ऐसा पहचान हुआ, बहुत साल तक उनके बच्चों को सिखाया, बच्चे बड़े हो गए जी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में माधुरी जी का और मेरा तबला एवरी डे हमारा 1 घंटे का रियाज होता था, एवरी डे 11 से 12। यानी एक कलाकार दूसरे कलाकार की अहमियत भी जानता है और सम्मान भी बहुत करता है। बहुत अच्छी कलाकार है जी। देश के जाने माने तबला वादक और विदेश में तबला वादन की परंपरा को पहुंचाने वाले एक समर्पित कलाकार, आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहती हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ रश्मि कुकरेती की प्रस्तुति आज के मेहमान से मुझे यानी नीलम मलकानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार
क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। क्लान 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, जननन 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 ननन क्लान 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, जननन 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 ननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। ताधी थी तत् कितने में थी दिखाई राधा, राधा 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 सीधा दीदी थई छननन छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननन निरत कांत कांत छुम छननन छुम छुम तत् सीधा दीदी ता मन पर से आय रही, ताधे थई तत् धान दिख सित तान दिख सित धन धन जय तलन नथा घबराय रही, दिख तत् शर्माय रही, त्रिक ताक दिंग धा मुस्काय रही बल खाय रही, तिन 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 इधर बंसी में लहर सी उठी, कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छननन पर आप ही आप से बजने लगी। लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी के सुरों पर झूम गई, हर सर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिटा झूम गई। श्री कृष्ण कन्हैया नट खटले राधा की कन्हैया थाम लई, राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मुरी, कहा कृष्ण ने सुपर वरना दूंगा गगरिया फोड़ तोरी कथा। राधा तब उसकी शोखी पर कुछ बिगड़ी भी मुस्काई भी, फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है जी, क्या काम है जी, क्या काम है जी, फिर कथा 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 कथा। हमें गोप ग्वाला कहते हैं, हमें गोप ग्वाला कहते हैं, और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घनश्याम हमें। हाथ दिया और कृष्ण ने उनका साथ दिया, कुछ बात हुई कुछ बात हुई, इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। आज की